हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 57 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कहते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है, यानी कि आज हमारा जो चैप्टर 57 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके बारे में डिस्कस किया था और इसके सिग्निफिकेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके लेजिस्लेशन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जो इसकी लिमिटेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। यानी कि आज हम मेनली 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशंस जो आपका देखने को, यानी कि जो विधान से संबंधित जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके बारे में, पावर और फंक्शन क्या है और लिमिटेशंस क्या है, यानी कि क्या क्या सीमाएं हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो चाहे अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रेलवे, एनडीए, या आप किसी भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो जैसे कि देखिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपको जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पॉलिटिकल साइंस। ये कंप्लीटेड है। ये सारी आपको इसके रिगार्डिंग में अगर आपको बुक्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 6 से लेकर 12 तक बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोडेड है। उसके बाद क्लास 9th एंड 10th की आपको इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी, यानी कि क्लास 9th और 10th की इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट की जा चुकी है। अब हम जैसे ही हमारे ये एम लक्ष्मीकांत खत्म होगा तो उसके बाद 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको अगर हम वीकेंड की बात करते हैं, सैटरडे या संडे में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस मिल जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो कि हमारा क्या होगा, टॉपिक वाइज, यानी कि आप कह सकते हो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे हमारा जो यूनिट 1 है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया। वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके बाद अभी हमारा चल रहा है यूनिट 2, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी हम जुडिशरी एंड लीगल राइट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि हमने मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ज्यादा फोकस किया था, जो कि डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट। अभी जो हमारा 4th यूनिट चल रहा है वो है जुडिशरी, उसके बाद लीगल राइट चलेगा। जैसे ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा जियोग्राफी। जैसे ही हमारा जियोग्राफी कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजें आपको क्या है इस वीडियो सीरीज में, यानी कि जो हमारा भी सीरीज पैटर्न चल रहा है उसमें देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत खत्म होगा तब उसके बाद हम जो एनसीईआरटी है उसमें हम जो टॉपिक वाइज होगा उसको हम डिस्कस करना
शुरू कर देंगे। जैसे भी आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है तो एम लक्ष्मीकांत खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे। जो इस सीरीज में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ये सारे मटेरियल आपको इस वीडियो सीरीज में, यानी कि जो हमारा भी सीरीज चल रहा है उसमें देखने को मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे डिस्कस किया था, फिर हमने उसके सिग्निफिकेंट के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने उसके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसमें चेयरपर्सन और उसके मेंबर सेंट्रल सिविलियंस कमीशन के मेंबर्स को और चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है, उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। फिर हम उसके क्या अगर हम बात करते हैं प्रोसीड्यूरल स्टेप्स होते हैं, प्रक्रिया होते हैं कि हटाने के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल सिविलियंस कमीशन है उसके पास इंक्वायरी के टाइम पे जो सिविल कोर्ट्स की जो पावर है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पावर है और क्या क्या फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम इनके लेजिस्लेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनके जो इनसे संबंधित जो विधान है उस पर और पावर फंक्शंस के साथ हम उसके लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो सेंट्रल सिविलियंस का विजिलेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को उनके पोस्ट से रिमूव कर सकता। पहला देखने को मिलेगा जब उन्हें क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यानी कि यदि किसी भी सदस्य को क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सदस्य या चेयरपर्सन को राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशंस में प्रेसिडेंट उनको उनके पोस्ट से हटा देते हैं। दूसरा, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें, बात करते हैं नैतिक अधमता से मतलब आप यहां से समझ सकते हो ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टू प्यूटिराइड से आप समझ सकते हो कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें क्या है, नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध से के लिए क्या है जिम्मेदार ठहरा देती है या दोषी ठहरा देती है, तो इस कंडीशंस में भी प्रेसिडेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अगर जो भी मेंबर है या चेयरपर्सन है उनकी एंगेजमेंट किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर देखने को मिलती है, यानी कि आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि किसी भी भुगतान करने वाले रोजगार में अगर उनको काम करते हुए अगर पाया जाता है, तो इस कंडीशंस में भी जो चेयरपर्सन है या मेंबर्स हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ अनफिट, यानी कि मेंटल और फिजिकली अगर उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस कंडीशंस में भी चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है। उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे भी क्या है, रिमूव किया जा सकता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे निकाला जा सकता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दे देगा, हो सकता है रिमूवल के रिगार्डिंग में ही स्टेटमेंट दे दे और उससे फिर पूछ लेगा आपसे कि आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पेयर्स के फॉर्म में पूछ सकता है, एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन आपसे निकाल के पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रोसेस क्या होता है हटाने का, तो प्रेसिडेंट जब अगर हम रिमूव की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं इंक्वायरी, अगर किसी भी मेंबर को या जब चेयरपर्सन को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है कि किस बेसिस पे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी पे ये प्रूफ कर देता है या रेफर कर देता है कि हाँ वो अपनी पोस्ट के लिए मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, तो प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, पोस्ट से हटा देता है। इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशंस दे सकता है प्रेसिडेंट को कि वो मेंबर को या जो चेयरपर्सन है उनकी पोस्ट से हटा दे, और प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू रिमूव बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को क्या है, एडवाइस के बेस पे क्या है उनकी पोस्ट से उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपको क्या है, प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए जितने भी जो अगर हम पोसेसेस ऑल पावर सिविल कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरीज, मतलब क्या है आप ये समझिए यहाँ पे कि अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो
प्रेसिडेंट यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इंक्वायरी के टाइम पे उनके पास जो पावर देखने को मिलेगा वो क्या है, सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग में पावर देखने को मिलेगा, जो भी उनकी प्रोसीडिंग होती है उस टाइम पे। अगर हम कैरेक्टराइज की बात करते हैं तो किसके क्या देखने को मिलेगा, वो नेचर से जुडिशियल नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो इनके पास अगर हम इनके रोल की बात करते हैं, या आप समझ सकते हैं इनकी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या लॉ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, एडवाइजरी रोल देखने को मिलेगा। एडवाइजरी रोल का मतलब है कि जो ऑफर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं, यानी कि सलाह दे सकते हैं किसी भी जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी जो एजेंसीज है। दूसरा को देखने को मिलेगा डिसएग्रीमेंट प्रोटोकॉल। डिसएग्रीमेंट प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन केस यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या इंटेंटिव डिसएग्री विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द विजिलेंस बॉडी, दे मस्ट कम्युनिकेट द rationals behind their stance of to the body। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इसके अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अगर हम डिसएग्रीमेंट प्रोटोकॉल से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो यानी कि जो सलाहकारी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो सलाहकारी प्रकृति, यानी कि पूछताछ के बाद या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके जो अधिकारी की जो भी कार्रवाई की गई है उसके रिगार्डिंग में वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उनके कोई भी जो ऑफिसर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा या जो प्राधिकरण देखने को मिल जाएगा, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस है तो उससे वो सहमत हो भी सकते हैं और सहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपको डिसएग्रीमेंट प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अदर वर्ड में आप इसको डिसएग्रीमेंट प्रोटोकॉल कह सकते हैं। फिर देखिए अगला देखने को मिलेगा इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि जिसे हम जांच के बात करते हैं तो जांच के रिगार्डिंग में भी आपको पावर देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखिए अगर हम इंक्वायरी की बात करते हैं, यानी कि जो भी एक्सटर्नल सोर्स है, यानी कि जो भी बाहरी सोर्स है, नेमली अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, यानी कि सीबीआई की बात करते हैं, या हम चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो उनके पास इन्वेस्टिगेट टास्क आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप ये अदर वर्ड में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब इन्वेस्टिगेशंस अगर हम इन्वेस्टिगेशंस के ड्यूरेशंस की बात करते हैं या जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहा हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो जो एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे यानी कि जो बाहरी स्रोत है, जैसे कि आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर से क्या है वो मुक्त क्या हो सकते हैं, जो सतर्कता है अधिकारियों पर भी क्या करते हैं, उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। ये आपको इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे देखने को मिलेगा। फिर एनुअल रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो भी कंप्लेंट्स है या प्रेजेंट टाइम पे वो एनुअली रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, पार्लियामेंट में रिव्यू के लिए पार्लियामेंट में जाकर के प्रस्तुत करता है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एनुअल रिपोर्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर हम आगे बात करते हैं इनकी जो लेजिस्लेशंस, अगर हम इसके लेजिस्लेशंस पर्टेनिंग टू सीबीआई सीवीसी की बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस में, तो सबसे आपको पहले क्या देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 है, इसके तहत यदि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है में अगर करप्शन की इन्वेस्टिगेट करता है या करप्शन की निगरानी करता है, तो इसके पास क्या है, आपको जितने भी जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में अगर हम सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशंस हैं या आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है के मामलों में क्या है, सिफारिश करने का आपको अधिकार मिल जाएगा। ये बात किसमें देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मिल जाएगा।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उनको रिकमेंडेड यानी कि जो भी अथॉरिटी है उनको रिकमेंडेड करने का अधिकार मिलता है, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है या इनके कोई जो भी डिपार्टमेंट है या सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। फिर देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 की बात करते हैं तो इसमें डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है इसको जुडिक्शंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन केयरिंग विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस अधिनियम में जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संबंध में जो आपका क्या है सेंट्रल विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रखा है इसमें डिफाइन किया गया है। आपको ये देखने को मिलेगा CBC एक्ट 2003 में। फिर लोकपाल एंड लोका आयुक्त एक्ट 2013 की बात करते हैं, यानी कि ये कब लेके आया गया था? 2013 में। तो देखिए आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी आपके स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक साइड में आपको एक्ट दे दिया जाएगा कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आया था और दूसरे साइड आपको ईयर दे दिया जाएगा। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और दूसरे साइड दे देगा ईयर, आपको कह देगा करेक्टली मैच आपको करना है। जैसे हम लोकपाल एंड लोका आयुक्त एक्ट 2013 की बात करते हैं तो इसमें क्या था, इस अधिनियम में जो कि 2013 में आया था, तो लोकायुक्त एंड लोकपाल एंड लोका आयुक्त एक्ट 2013 के तहत जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, सॉरी CVC, हाँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को क्या है जो ग्रुप A, B, C एंड D से जो ऑफिशियल्स बिलोंग करते थे लोकपाल और लोकायुक्त, उसके आगे क्या है कंप्लेंट्स फॉरवर्ड के बारे में बात रखी गई। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ग्रुप A, B, C और D के जो ऑफिसर्स थे या जो भी कर्मचारी थे के संबंध में लोकपाल द्वारा जो संबंधित जो भी शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए अधिकार दे दिया गया है। अब यहाँ से ग्रुप के बेसिस पे देख सकते हो। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं जो विस्ली ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 था, इसमें क्या था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के समक्ष अगर करप्ट यानी कि भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं, भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक हित का खुलासा इसमें क्या कर सकता है, इस तहत के तहत इसमें कर सकता है। यानी कि जो भी करप्शन है उसके बारे में वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में क्या कर सकता है, पब्लिकली डिस्क्लोजर्स कर सकता है, यानी कि सार्वजनिक उसके हित का खुलासा कर सकता है। तो ये आपको 4 एक्ट के बेसिस पे देखने को मिलेगा जो कि किसके रिगार्डिंग पे था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेजिस्लेशंस यानी कि प्रिटेनिंग के। जिसे यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम से भी अपने नोट्स को बना सकते हैं। फिर देखिए अगर हम पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जिसका अगर हम अदर हिंदी में अगर बात करते हैं तो जिसका निकल के आता है क्या, अधीक्षण, आप इसको अधीक्षण कह सकते हैं। देखिए सुपरवाइजरी रोल में क्या आता है कि आप अगर हम इसमें बात करें, जहां तक जो भी अगर हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट यानी कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, तो इसके तहत में क्या जो दिल्ली स्पेशल पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, तो जिसमें वो क्या कर सकते थे, इन्वेस्टिगेट कर सकते थे इनटू ऑफिसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। एक्सरसाइज ओवरसाइट ओवर देखने को मिलेगा जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन था विद द वेरियस सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि यह जो भी केंद्र सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि अभी हमने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पर क्या कर सकता है, जो विजिलेंस है यानी कि जो वेरियस विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या है ये पर्यवेक्षण कर सकता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मतलब ये रिव्यू कर सकता है जो भी प्रोसेस है या जो इन्वेस्टिगेशंस का जो प्रोसेस है और कंडक्ट कर सकता है DSPE यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है और अलाइन कर सकता है ऑफिसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत में। फिर रिव्यू कर सकते हैं जो भी प्रोसेस है पेंडिंग एप्लीकेशंस यानी कि जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है उसके प्रोसेस पे रिव्यू कर सकता है, प्रोसेक्शंस
सेक्शंस अंडर द किसके तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉनिटरिंग करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या काम है, ये आपको फंक्शंस देखने को मिल जाएगा। इंक्वायरी इंटेंशंस अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस, मतलब इसका क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा संदर्भ पर पूछताछ भी क्या है वो कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कंडक्ट और इंडिकेट्स, जो भी इंक्वायरीज है या इन्वेस्टिगेशंस है, किसके बेस पे, रेफरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये सारे आपको पावर देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा रिकमेंडेशंस डिसिप्लिनरी एक्शंस, मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो अनुशासन कार्रवाई की सिफारिश आपको देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी में इसको कह सकते हो अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश, यानी कि रिकमेंडेड कर सकता है आपकी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस है अगेंस्ट जो भी सीनियर ऑफिसर्स है जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप ए, बी, सी और डी या ऑल इंडिया सर्विसेज। आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका क्या क्या करता है, जैसे आपका IAS, IFOS, ये सारी क्या है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो या जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है तो इस पे वो क्या कर सकता है, इनके जो भी सीनियर ऑफिसर्स है उनके अगेंस्ट में वो डिसिप्लिनरी रिकमेंडेड एक्शंस कर सकता है। फिर देखिए अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं जानकारी मांगने की भी शक्ति इनके आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास देखने को मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं किसके, तो जो भी अथॉरिटी है जिससे उसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिपोर्ट्स, रिटर्न्स या स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट्स कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटीज या जो भी अदर लोकल अथॉरिटी है जो कि किसके लोकल अथॉरिटी के अंदर में कंट्रोल होती है। आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो आयोग केंद्र सरकार या किसी भी केंद्र अधिनियम के द्वारा या उनके तहत जो इस्टेब्लिशमेंट जितने भी जो निगम है, सोसाइटीज है या सरकारी जो कंपनी है, समाजों या उस सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले जितने भी जो स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्ट या विवरण मांग सकता है ताकि वह उसके समक्ष क्या है बनाया जा सके। जो आपका विजिलेंस कमीशन है या आप सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोध कार्यों में क्या है समापन पर्यवेक्षण बनाए रखे। तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, अथॉरिटी ऑफ रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश जो भी ऑफिसेस है या कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज है, सोसाइटीज है, तो वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन के लिए अथॉरिटी से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। आप इन शॉर्ट यही समझ के चल सकते हैं। अगला देखिए बात यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। लिमिटेशंस में यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे एडवाइजरी नेचर के फॉर्म में देख सकते हैं या रिसोर्सेस के फॉर्म में देख सकते हैं, लिमिटेड अथॉरिटी के फॉर्म में देख सकते हैं, स्कोप जो रिस्ट्रिक्टेड है विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी केस में देख सकते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट के केस में देख सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपको एक लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवाइजरी नेचर के फॉर्म में। एडवाइजरी नेचर के फॉर्म का मतलब है, देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, रिकमेंडेट करता है या एडवाइजरी कर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस है उसको वो माने या ना माने। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस में आपको क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक क्या है सीमा, लिमिटेशंस देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको माने ही माने, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो मान, अगर रिकमेंडेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं तो उसको वैसे ही इग्नोर कर सकती है, छोड़ सकती है। फिर बात करते हैं रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस की कमी। प्राप्त होने वाले जितने भी जो कंप्लेंट्स हैं, यानी कि जितने भी कंप्लेंट्स जो उनको मिलते हैं या उनको पूरा करने के लिए इनके पास प्रॉपर वे में आपको रिसोर्सेस देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्या है, जो आपको एक लिमिटेड जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या के साथ साथ क्या है एक छोटा सा उसमें क्या है एक सेटअप बनाया गया। तो ये आपको क्या है एक लिमिटेड जो रिसोर्सेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो क्या है लिमिटेड है, यानी कि वह स्वयं सचिव और उसके जो ऊपर के स्तर के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ वो जांच शुरू करने के लिए
सेंट्रल अगर बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई भी कहते हैं, तो के लिए क्या है, निर्देश नहीं कर, यानी कि उन्हें निर्देशित नहीं कर सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग को अनुमति देनी होगी। तो यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लिमिटेड अथॉरिटी भी देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी जो शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा सीमित है। स्कोप रिस्ट्रिक्टेड टू विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी केस की बात करते हैं, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं जो भी आपराधिक मामलों से निपटने की जो शक्ति है उसका आपको अभाव देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो उनके इसके पास जो भी आपराधिक मामले दर्ज कराने की जो शक्ति है वो नहीं है। यह केवल विजिलेंस या अनुशासनात्मक, यानी कि आप जिसे डिसिप्लिनरी भी कह सकते हैं, मामलों में ही क्या है अब रिपोर्ट कर सकता है, केस फाइल दर्ज कर सकता है। अगर हम अपॉइंटमेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, यानी कि जो जब भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर के या चेयरपर्सन की जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा कम ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। इसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इन्वॉल्व रहता है किसका, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का। अगर हम मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं फॉर किसके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सेंट्रल जो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं उसका। तो यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जब अपॉइंटमेंट किया जाता है विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का या चीफ कमिश्नर का, तो उसके अपॉइंटमेंट में आपको काफी कम ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंक्लूजन रहता है, वो किसका, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज कंप्लीट कर लिया है। कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस देखने को मिल जाएगा किसका, पॉलिटिकल साइंस का। आपको जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है इसमें क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आपको कोई भी रिकमेंडेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप जैसे मैंने आपको सीरीज बताया उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसके रिगार्डिंग में भी आप रिकमेंडेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।